आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम क्लास 11th पे आ गए हैं दोस्तों, और चैप्टर 4 की हम बात करेंगे। तो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, तो अगर आप इस कोर्स को ज्योग्राफी को आप अपलोड ज्योग्राफी कोर्स को आप अवेल करना चाहते हैं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, तो आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। क्लास 11 तक एनसीईआरटी कंप्लीट हो रही है, और ये इस महीने, क्योंकि क्लास 11th में काफी चैप्टर्स है, 3 बुक्स हैं, तो टोटल 30 चैप्टर्स हैं। तो क्लास 11th और क्लास 12th सितंबर तक, मतलब ये ज्योग्राफी जो है वो अभी सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। हिस्ट्री पॉलिटी की क्लास 6 से 12th तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो आप अवेल कर सकते हैं। कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल है ऐप पे, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आप क्लिक करिए। तो हम बात करेंगे चैप्टर 4। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ कि हमारे धरती बनी कैसे, ओशंस, कॉन्टिनेंट्स, इसका मतलब क्या, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बहुत ही टेक्निकल एनालिसिस एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डिफरेंट थ्योरीज की बात करेंगे। ये आप देख सकते हो, ये मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैप तो ज्योग्राफी में होता ही है। तो अभी आपको टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं और टोटल 5 ओशन दिख रहे हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है आपका एशिया, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। देन आपका अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, आपका अंटार्कटिका और यूरोप। ये टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशंस हैं। सबसे बड़ा आपका पैसिफिक ओशन, मतलब ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन, जो अभी हाल ही में डिस्कवर हुआ है। हाल ही में इसको ओशन का ठप्पा मिला है कि भैया आज से तुम भी ओशन हो, आवारागर्दी कर रहे थे, चलो ठीक है ओशन बन जाओ। ओके, तो आपको ये धरती दिख रही है, लेकिन ये हुआ कैसे सब, ये इतना सब कुछ जो आपको दिख रहा है कैसे हुआ, मतलब कैसे ये लैंडमास बना। लैंडमास तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं कैसे बना। ये ओशंस भाई 13.5 अरब साल का इतिहास है। चैप्टर 2 में हमने बात की थी ओरिजिन ऑफ अर्थ की। तो ये जो लैंडमास है, क्या ऐसे ही था? भारत ऐसा क्यों है? क्यों ऑस्ट्रेलिया भारत का पार्ट नहीं है, या कभी था? या क्या एक समय साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका एक जैसे थे? इन सब का मतलब क्या है? ये जो ओशंस है, ओशंस कहां से आए? तो हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो दोस्तों इसमें आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, थ्योरीज पहले देने की कोशिश की गई है, लेकिन अल्फ्रेड वेगनर ने कमाल कर दिया। एक एक थ्योरी की हम बात करेंगे। इब्राहिम ऑर्टिलियस डच मैप मेकर थे, इन्होंने बोला कि हाँ, ये जो सिमिट्री हमको कोस्ट लाइंस में दिख रही है, कुछ तो है, मतलब हो सकता है यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका साथ में रहे। आप देखो ना, ये कोस्ट लाइन है, अब इसको यहां पे जोड़ दो अफ्रीका में, तो एकदम लग नहीं रहा कि ये मैप है, जिग्जॉ है। आप मैप, सॉरी मैप कह रहे, पजल है। पजल पे बनाते थे ना जिग्जॉ, ऐसे पीसेस ऐसे बिखेर देते थे, फिर लोग पजल बनाते थे, कितना मजा आती थी। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये देखो यहां पे ये जोड़ दो, और ये ऑस्ट्रेलिया को इधर जोड़ दो। तो ये डच मैप मेकर इब्राहिम ऑर्टिलियस ने कोशिश की थी, बोला हाँ हो सकता है 1596 में। लेकिन उसके बाद अल्फ्रेड वेगनर 1912 में, इन्होंने तबाही मचा दी। अल्फ्रेड वैगनर जब आए, जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, इन्होंने गजब के आर्गुमेंट्स दिए। उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज आई। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद हम काफी थ्योरीज पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ेंगे, देन उसमें सी फ्लोर थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये 4 थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसने ये बताया कि आज जो आप दुनिया देख रहे हो, क्या ये हमेशा से ही ऐसी थी या कुछ अलग था। चलो, वैगनर साहब ने क्या बोला? वैगनर साहब ने यह बोला कि भैया ऐसा है कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ये बताते हैं कि एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, पहले सब कुछ एक में ही था। इसको इसको नाम दिया इन्होंने पैंजिया। ये पहली कंडीशन है। यहां से 25 करोड़ साल पहले ये हिसाब किताब रहा, सब कुछ एक था।
लेकिन फिर भाई वेदर बदला, टेम्परेचर बदला, धरती के अंदर का सब कुछ बदला, तो फिर इसने टूटना शुरू कर दिया 20 करोड़ साल पहले। ये सब टूटने लगा, ये सेकेंड स्टेज, जिसको ट्रायसिक पीरियड बोला जाता है ना। फिर उसके बाद ये कुछ ऐसा हुआ और फाइनली आज जो हम देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये पहले एक पूरा कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको पैंजिया बोला जाता है, और ये छठी बार हुआ, ऐसे कई बार हो चुका है। तो ये हिसाब किताब अल्फ्रेड वैगनर ने बताया और इसके रीजंस बताए। अब सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि ये एक पूरा पार्ट था, ये टूट के बिखरा, तो यानी कि अगर आप वापस इसको जोड़ो पजल की तरह तो ये ऐसे आ जाएगा रिवर्स पोजीशन में, है कि नहीं। ये वाला जो पार्ट है ये है नॉर्दर्न पार्ट, इसको लॉरेंशिया बोला जाता था। ये वाला जो पार्ट है ये सदर्न पार्ट, इसको गोंडवाना लैंड बोला जाता था। ठीक है, तो इसको आप दो में डिवाइड कर लीजिए, यही दो अलग हो गए। इसी में भारत आता था, है ना, इंडिया यही तो है, इसी में इंडिया आएगा और इसमें यूरोप, रशिया, ये सब आएगा। तो ऐसे रहा है। तो वैज्ञानिक यही बताते कि एक ही सिंगल कॉन्टिनेंट था पैंजिया, और एक सिंगल ओशन था, मेगा ओशन, जिसको पैंथेलेसा बोला जाता था। सारा पानी एक ही में था। 20 करोड़ साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया जो है वो स्प्लिट होने लगा। ऊपर वाला था लॉरेशिया, नीचे वाला था गोंडवाना लैंड। तो कहते हैं ना कि हम जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो गोंडवाना प्लेट पे, गोंडवाना लैंड पे तो है। भारत और ऑस्ट्रेलिया एक समय सेम थे, साथ में थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कट के अलग हो गया। यही बताता है कि हमारे यहां गिर फॉरेस्ट में शेर क्यों मिलते हैं, कहीं तो मिलते नहीं, गिर में ही मिलते हैं। देखो ना आप, ये अफ्रीका जो है ये अफ्रीका से बिछड़ गया। ये जो शेर है ये अफ्रीका जो है ये कट के अलग होगा यहां से, ये देख रहे हो ना, ये कट के अलग होगा। तो यहां से जब कट के पूरा इधर जाएगा तो भाई कुछ फैमिली ऑफ शेर यहीं रहेगी। तो ये चीज है। फिर उसके बाद लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड जो छोटे छोटे स्मॉल कॉन्टिनेंट्स में टूट गए। ऊपर वाला है लॉरेशिया और नीचे वाला है गोंडवाना, और ये है टीथिस सी, ये हमारा टीथिस से, ठीक है। ये एक ही था पहले, टीथिस सी जिसको बोला जाता है। अब इसी टीथिस सी की वजह से ही हमारा हिमालय भी बना। अब तो सब कुछ खत्म हो गया, टूटने से सब खत्म हो गया। अब एविडेंस, पहले तो भाई पजल वाला, सबसे पहले तो पजल कि भाई ये जिग्सॉ फिट है। तो कॉन्टिनेंट्स यानी कि शोर लाइंस जो है अफ्रीका, साउथ अमेरिका की, ये बिल्कुल मिलते हैं, एकदम सेम टू सेम, अनमैचेबल, मतलब अनमिस्टेकेबल मैच है ये। आप पजल जोड़ दो एकदम, तो जिग्सॉ फिट है। और अटलांटिक मार्जिन, यहां पे कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा एक मैप प्रोड्यूस किया। बेस्ट फिट क्या है अटलांटिक मार्जिन का, बुलार्ड ने 1964 ने प्रेजेंट किया। ये भी एकदम परफेक्ट था, ये आप देख सकते हो, है ना। ये तो अभी, ये तो आगे वाला पार्ट है, ये मिड अटलांटिक रिज है, ठीक है ना। ये मिड अटलांटिक रिज आप देख रहे हो ना। रिजेस मतलब क्या है, इसमें आपको अटलांटिक पैसिफिक ओशन के अंदर जाओगे तो आपको बहुत माउंटेन रेंजेस दिखेंगी। अभी हम उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद ये भी बताया कि जो रॉक्स हैं, अब हम सपोर्ट कर रहे हैं। भाई आप कोई थ्योरी दोगे, आप बोलोगे ना हाँ ठीक है ये सही है, लेकिन कैसे सही है, आप हमको रीजन बताओ। तो जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग हमने की रॉक्स की, अब आप रॉक्स की एज बता सकते हो। तो ये बताया कि भाई जो एंशिएंट रॉक हैं ये बिल्कुल 20 करोड़ साल पुरानी है। वेस्टर्न अफ्रीका और ब्राजील कोस्ट की जो रॉक्स हैं वो एकदम मैच करती हैं, यानी कि एक जगह पे जो सामान है दूसरी जगह पे भी सेम ही सामान है। दैट मीन्स ये स्प्लिट तो हुआ है। फिर टेलाइट, टेलाइट क्या होते हैं, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स आपको पता ही है, ह्यूज मास ऑफ आइस। तो ये जो ग्लेशियर्स के डिपॉजिट होते हैं, इसमें जो सेडिमेंट्री रॉक बनती है आउट ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स, उसी को कहते हैं टेलाइट। ग्लेशियर्स कट किया है, और वो ग्लेशियर्स जब कट किया है भाई तो पीसेस भी लेते हैं, ठीक है, इधर उधर के रॉक्स भी लेते हैं, वही बाद में सेडिमेंट्री रॉक्स भी बने। तो वो जो सेडिमेंट्री रॉक्स है दैट इज नोन एज ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर्स में ही होती है।
तो अब गोंडवाना सिस्टम जो है, जो भारत में सेडिमेंट्स हमको देखने को मिले हैं, वो 6 डिफरेंट लैंड मासेस में भी देखने को मिले सदर्न हेमिस्फीयर के। अभी मैंने बताया कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, मेडागास्कर, ये सब एक ही में ही थे, सदर्न हेमिस्फीयर। तो भारत से कट के ऑस्ट्रेलिया गया। अब जो भारत में टिलाइट्स मिले वही आपको सेम टू सेम ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेंगे, उसी के काउंटर पार्ट मेडागास्कर में भी मिलेंगे, फाकलैंड आइलैंड में भी मिलेंगे, अफ्रीका में भी मिलेंगे और अंटार्कटिका में भी मिलेंगे। दैट मीन्स बिल्कुल यार ये लोग, ये चीजें बिल्कुल सेम रही होंगी। तो ये जो रिजेंबलेंस है गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्स का, जो सेडिमेंट भारत में ही मिल रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगह भी मिल रहे हैं, इसका मतलब ये साथ में होंगे किसी ना किसी दिन, और अब बिछड़ गए बेचारे। प्लेसर डिपॉजिट्स, प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जहां पे आपको सोना मिलेगा। तो ब्राजील में क्या है ना, देखिए जैसे वीन्स आप समझते हो, वही जैसे नसें है ना, हाँ, तो जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका में आपको ऐसे वीन्स दिखेंगे। घाना है ना, घाना में आपको ऐसे वीन्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये वीन्स में ये भयानक गोल्ड डिपॉजिट्स यहां पे आपको मिलते हैं इन्हीं वीन्स में। और सेम टू सेम यही जो प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट्स है, यही वीन्स आपको ब्राजील में भी मिलेंगे, सेम टू सेम। कट के अलग हुआ होगा ना ब्राजील, आई साउथ अमेरिका इधर से गया, अफ्रीका से अलग हुआ, ठीक है। तो जो घाना में वीन्स मिले हैं, प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट्स, जो रिच गोल्ड डिपॉजिट्स है घाना में मिलते हैं, वही सेम टू सेम ब्राजील में भी मिले हैं। यानी कि जो गोल्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम घाना है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेटू। और दोनों कॉन्टिनेंट बिल्कुल साइड बाय साइड ही तो हैं, 5000 किलोमीटर का बस डिफरेंस है। यार ये देखो ना पीछे, अरे यही ये देखो, ये कितना डिस्टेंस है यहां से, आप बताओ। तो फिर बोला कि हाँ यार ये भी बात है, ये ब्राजील है और इधर ये घाना है ना, ये वाला एरिया। घाना की कैपिटल है अक्रा। तो सबने बोला बिल्कुल, बहुत अच्छा। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा आइडेंटिकल है, ठीक है। अब जैसे लिमूर्स हैं, वो आपको इंडिया में भी मिलेंगे, मेडागास्कर में भी मिलेंगे, अफ्रीका में भी मिलेंगे। इन 3 लैंड मासेस में आपको लिमूर्स मिलते हैं। तो ये भी चीज है। मेसोसॉरस है, ये एक स्मॉल रेप्टाइल था। अब इसका जो स्केलेटन्स है, ये सदर्न के प्रोविंस में भी मिलेगा, साउथ अफ्रीका और ब्राजील में भी मिलेगा। और यही 2 लोकेलिटीज हैं, ये 4800 5000 किलोमीटर दूर है। आपने देखा अभी ब्राजील और अफ्रीका, मतलब घाना और अफ्रीका। तो कहने का मतलब यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स भी सेम, तो काफी कुछ सिमिलैरिटी है। इसका मतलब ये जो है ड्रिफ्ट, जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये बिल्कुल सही है। अब ये हुई क्यों? अब वैगनर साहब बोले कि भाई देखो ये इसलिए हुई क्योंकि यहां पे लगी फोर्स। कौन सी फोर्स? एक लगी आपकी पोल फीलिंग फोर्स और एक लगी आपकी टाइडल फोर्स। ये पोल फीलिंग फोर्स क्या होती है भाई? ये देखो, जैसे ये धरती है, ये इस तरीके की है ना, बल्ज है। आप देखिए पूरी तरीके से मैं तो नहीं, सर्कुलर नहीं है ये, इधर जैसे ऐसे है ना, बल्जिंग साइड है। ये इक्वेटर पे ऐसे बल्ज है भाई, ये इक्वेटर है तो ऐसे संतरा टाइप है ना, ये ऐसे बल्ज, पूरी सर्कुलर नहीं है, यहां पे से बल्जिंग है कि नहीं, चौड़ी है इधर इक्वेटर पे। तो अब आपको पता है कि धरती हमारी घूम रही है, ठीक है, लगातार घूम रही है, और इसी की वजह से ये बल्ज हमको देखने को मिलता है। अब जब आप ऊपर से देखो, आप ऊपर से यहां पे देखो, तो आपको जब ये घूमेगी, है ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहां पे, मतलब ऊपर से जब आप देखोगे, पोल साइड से जब आप देखोगे, तो चीजें बिल्कुल दूर जा रही हैं। इस फोर्स की वजह से चीजें दूर जा रही हैं ना, इसी को कहते हैं पोलर फ्लीइंग फोर्स। भाई एक बात बताओ, धरती में जब कोई भी सर्कल मोशन होता है तो 2 फोर्सेस लगती है, एक सेंट्रीपेटल अंदर की फोर्स और दूसरी सेंट्रीफ्यूगल बाहर की फोर्स, जो बाहर चीजों को फेंकती है। तो पोलर फ्लीइंग फोर्स क्या कर रही है? इट इज रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। ये लगातार घूम रही है, जिसकी वजह से पोलर फ्लीइंग, मतलब इधर पे पोल साइड पे ये ऐसा लग रहा है कि चीजें बाहर की तरफ जा रही हैं,
देन देयर इज टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स क्यों है? अट्रैक्शन ऑफ द मून। भाई चांद जो है धरती को अपने पास खींचता है, उसकी वजह से क्या है? उसकी वजह से पानी में लहरें उठती है ना, लो टाइड और हाई टाइड, स्प्रिंग, नीप टाइड, बताया था ना ये सब। ओशियानिक वाटर में कहते ना हाई टाइड के समय भाई नहीं जाना चाहिए। तो वेगनर ने बताया यही फोर्स धीमे धीमे इफेक्टिव हुई। ये फोर्स एक ऐसा तो नहीं एक दिन में, ये करोड़ों सालों की बात है। करोड़ों साल ये फोर्स लगती रही लगती रही लगती रही। पोलर फ्लिंग फोर्स की वजह से ये जो हिसाब किताब है, ये जो चीजें हैं, मतलब इसी फोर्स की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स है वो अलग होते हुए हमको दिख रहे हैं, बाहर की तरफ गए, है ना, टूटे ना बाहर की तरफ, फैल गए, छितर गए एकदम। और यही टाइडल की वजह से ये ओशन भी बने, ये टाइडल फोर्स की वजह से। लेकिन बाद में साइंटिस्ट है, वाह जी वैगनर, वाह वाह वाह, तालियां बजाई, स्टैंडिंग ओवेशन, अल्फ्रेड वैगनर ने कमाल कर दिया। लेकिन बोला ओ जी ये बिल्कुल सही नहीं है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, आपने पूरी तरीके से इसको नहीं समझाया है, कुछ तो मिसिंग है। सिर्फ यही दो फोर्सेस बस, इतना बड़ा फेनोमेना करोड़ों साल तक चलता रहा, ये दो फैक्टर नहीं, कुछ और भी होगा। देन आती है आपकी पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारी स्टडीज जो हैं वो की गई, 1912 के बाद, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद। तो पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद, मतलब इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद कुछ और थ्योरीज आई। अब वो थ्योरीज क्या थी, चलिए हम एक एक करके देखते हैं। इसमें पहली थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद पहली थ्योरी आती कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। आर्थर होम्स 1930 में इसको दिया था, 1930s में इसको दिया था कि भाई देखो कन्वेक्शन करंट से, है ना, ये करंट से जो है लगातार मैंटल पोर्शन में रहते हैं, और वाई दे आर जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट, थर्मल डिफरेंसेस की वजह से। तो होम्स ने बोला कि इन्हीं करंट की वजह से जो मेंटल पोर्शन में है, ये जो हुआ, ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, ये हुआ, इसमें और भी फोर्सेस थी। अब ये जो आज के जो कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट हैं, इस थ्योरी को यूज करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिस्कार्ड करने के लिए, इस तरीके से। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है आपके कन्वेक्शनल करंट, और ये लगातार रेडियो एक्टिव। भाई देखो ये मेंटल है, मैंने बताया था ना अर्थ का इंटीरियर पिछला चैप्टर, कि आपका कोर है, इनर कोर, आउटर कोर, फिर आपका मेंटल है ना। मेंटल जो है, मेंटल में जो अपर पार्ट है, यहां पे लगातार ये कन्वेक्शनल करंट घूमते रहेंगे। और ये करंट क्यों घूम रहे हैं? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि मेंटल में बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी वजह से हो रहा है। अब दोस्तों जब साइंटिस्ट ने देखा तो वाकई में आज भी कन्वेक्शनल करंट है मेंटल में, जिसकी वजह से पुलिंग हुई, इसी ने प्रेशर एक्सर्ट किया, फोर्स एक्सर्ट किया, कॉन्टिनेंट शिफ्ट हुए। तो एक तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। देन ओशियानिक फ्लोर की मैपिंग ने बहुत कुछ बताया, ये दूसरी थ्योरी है। ओशियानिक फ्लोर की मैपिंग ने भी काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया। यहां पे रिसर्च ने बताया कि भाई देखो ओशन खाली एक प्लेन नहीं है। अभी आप ओशन को देखो तो आपको खाली प्लेन दिखता है ना, पानी है, बस पानी, पानी नहीं है, प्लेन नहीं है, बल्कि इट इज फुल ऑफ रिलीफ। आप ओशन के अंदर जाओ, आपको वनस्पति मिलेंगे, आपको जानवर मिलेंगे, आपको माउंटेन्स मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा आपको ओशन में, आपको रिजेस मिलेंगी, आपको वॉल्केनो मिलेंगे। तो ओशन अपने में ही बहुत बड़ा, मतलब उसमें नीचे जाओगे तो लैंडफॉर्म है। हालांकि थिकनेस, ओशियानिक क्रस्ट की थिकनेस खाली 5 किलोमीटर है, बाकी जो कॉन्टिनेंटल की थिकनेस है वो 30 किलोमीटर है, लेकिन बहुत कुछ मिलेगा। तो इसको भी जब मैप किया तो काफी कुछ मिला कि यहां पे काफी मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज जो हैं मिड ओशियानिक रिजेस में हमको दिखा। मिड ओशियानिक रिजेस जो हैं वहां पे आपको सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस आपको दिखेंगे, और ये काफी यंगर हैं, कॉन्टिनेंटल एरियाज से काफी ज्यादा यंगर हैं। देखो इस तरीके का कुछ हिसाब किताब चलता है, मैं आपको मैं कोशिश करता हूं बनाने की। चलो अभी पहले ये समझ लो, फिर बनाने की कोशिश करता हूं। यहां पे यही था कि यहां पे मिड ओशियानिक रिज जो है ये सबसे ज्यादा एक्टिव है वॉल्केनिक इरप्शंस के मामले में। और फिर रॉक्स की डेटिंग ने ये बनाया कि दे आर वेरी मच यंगर देन दी कॉन्टिनेंटल एरियाज। ये नहीं है, ये अभी यंगर वाला कंसेप्ट मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। और दोनों साइड जो रॉक्स ऑन दी आइदर साइड ऑफ द क्रस्ट है, ओशियानिक रिज है, इनकी डिस्टेंस इक्वल है और सिमिलैरिटीज काफी ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे ओशन है ना, बहुत बड़ा ओशन है, ये है आपकी मिड, ये मिड रिज है,
अब यहां पे ये जो मिड रिज है, या ये भाई फॉल्ट्स हैं, अंदर फॉल्ट्स है ना भाई, ओशन में भी पूरा अंदर फॉल्ट्स और सब कुछ है। तो यहां पे आपका ये मेन एरिया है, यही जो जॉइंट्स है, यहां पे आपका ऊपर लावा आता है। अब ये लावा फैलेगा, इधर फैलेगा, इधर फैलेगा। बहुत गंदा मैप बना दिया ऐसे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये जो मिड ओशियानिक रिज है, यहां पे वॉल्केनिक इरप्शन होंगे। इतना बड़ा वेंट जो आपको दिख रहा है यहां पे, ये सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। दूसरा, जो रॉक्स आएंगी, मतलब जब ये वॉल्केनो फटेगा, है ना, तो इग्नियस रॉक्स इधर इधर लावा छितरेगा ना, तो बता रहे थे कि जो रॉक्स इधर 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 आई हैं, डिस्टेंस सेम है, प्लस ये दोनों एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं, सेम टू सेम है, ट्विंस है, जुड़वा होंगी ना भाई। इधर गई तो एक ही वॉल्केनो से दो जगह फैल गई ना, राइट और लेफ्ट, तो वो तो सिमिलर होंगी। ये ओशियानिक, ये जो मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर है उसने बताया कि जब हमने रॉक्स की डेटिंग की तो यही था कि जो इक्वल डिस्टेंस पे इधर साइड फैली है, दोनों साइड पे फैली हैं मिड ओशियानिक रीजन में, दे हैव सिमिलैरिटीज, उनके कंस्टिट्यूएंट, उनके एज बिल्कुल सिमिलर हैं। प्लस ओशियानिक ये भी बताया कि जो नई रॉक्स निकली हैं वो काफी यंगर है देन दी कॉन्टिनेंटल एरियाज। अब ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें लगातार नई नई रॉक्स निकलती जा रही हैं। कॉन्टिनेंट्स की तो है ही है, वो तो कब से हैं, लेकिन यहां से रॉक्स निकल रही है ना, मतलब लावा फटेगा, इग्नियस रॉक्स, वो ठंडा होगा पानी के अंदर, तो वो रॉक का फॉर्मेशन लेगा, और ये ऐसा होता रहेगा। समझिए आप। कॉन्टिनेंटल मार्जिन। अब हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन। ओशन फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया, 3 मेजर डिविजन्स है इसमें। सबसे पहले है आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन, दूसरा है आपका डीप सी, तीसरा है आपका मिड ओशन रिजेस। कॉन्टिनेंटल मार्जिन मतलब कॉन्टिनेंट का मार्जिन, ये वाला देख रहे हो ना, ये कॉन्टिनेंट का मार्जिन है ये, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, इसी को ही कहते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ये ओशन का कॉन्फ़िगरेशन है। देन देयर इज कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये वाला स्लोप, और फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज। यहां पे आपको भाई देखो, ये पानी यहां पे आएगा, चीजें यहां पे सब कुछ, और ये देखो ये डिपॉजिट्स होंगे, समझे आप। सेकेंड आपका आता है, अब इसमें भी आपका एबिसल प्लेन आएगा। एबाइसल प्लेन ये देख सकते हो, इसको कहते हैं एबाइसल प्लेन। पहले हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ये कॉन्टिनेंटल शोर और डीप सी बेसिन के बीच का एरिया है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल शोर और डीप सी बेसिन के बीच का एरिया है। कॉन्टिनेंटल शोर ये है, डीप सी बेसिन इसके बीच का एरिया है आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक है। एबाइसल प्लेन ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशियानिक रेंज के बीच में आता है। ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन, देख कहां चले गए मेरे भाई हाँ, ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन, अरे यार, और ये मिड रेंजेस के बीच का ये वाला एरिया, इसको कहते हैं एबाइसल प्लेन। अब मिड ओशियानिक रेंजेस है आपकी, ये रिजेस, रेंजेस क्या नाम है, रिजेस, सॉरी रिज है, मिड ओशियानिक रिज है आपकी ये आइलैंड आपको देख रहे हो ना, आइलैंड भाई देखो, आइलैंड बहुत गहरा होता है। आइलैंड आपको दिखता होगा कि कभी कभी लगता होगा ना, अरे आइलैंड तैर कैसे रहा है यार। अबे आइलैंड की जो सतह है ना, जो उसकी रूट्स हैं, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। ये देखो ना, ये है आपका आइलैंड, ये दूर से आपको दिख जाता होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये पूरा ये रिज के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। तो ये जो मिड ओशन रिजेस आपको दिख रही है ना, ये माउंटेन्स, ये सब है। तो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, मिड अटलांटिक रिजेस, आपको ओशन, पैसिफिक ओशन में भी आपको रिजेस मिलेंगी भैया, बहुत, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी बड़ी रिजेस हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। समुद्र के अंदर सब अलग ही हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। तो ये आपके मिड ओशियानिक रिजेस हैं, पूरा माउंटेन सिस्टम विद इन दी ओशन, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है जो धरती के अंदर सबमर्ज है। इसमें आपको क्रेस्ट, फ्रैक्शनल प्लेटू, फ्लैंक जोन सब मिलेंगे, और जहां पे क्रेस्ट है वहां पे इंटेंसिव वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है। अब ये देख लो आप, ये किताब में डायग्राम है। अब ये अर्थक्वेक और वॉल्केनो का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, देखो, जहां पे, ध्यान से समझना, इस
मैप के हिसाब से हम समझने की चीजों को कोशिश करते हैं। मैं जरा अपना पेन जो है वो, पता नहीं यार, जैसे ही स्लाइड बदलता हूं ना पेन मेरा वो हो जाता है, मतलब एरो में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, मिड ओशियानिक रिजेस मैंने बताया था आपको, है ना, बिल्कुल मिड में अभी बना, वहां पे वॉल्केनो होगा। तो यहां पे ये बताया कि जो मिड ओशियानिक रिजेस हैं दे आर एट दी शैलो डेप्थ्स, लेकिन एल्पाइन हिमालय बेल्ट जो है या जो रिम ऑफ द पैसिफिक है दे आर डीप सीटेड वन। अब ये जो रिम ऑफ द पैसिफिक, इसको रिम ऑफ फायर भी बोला जाता है, क्योंकि यहां पे आपको एक्टिव वॉल्केनोस मिलेंगे। ये देखो, ये डीप अर्थक्वेक जोन, शैलो अर्थक्वेक जोन, डीप अर्थक्वेक, देखो इसको, ये मार्किंग साहब देखो, डीप अर्थक्वेक जोन, ये देखो डीप अर्थक्वेक जोन है ना, ये जो शेडेड वाला एरिया आपको दिख रहा है ये है आपका पूरा का पूरा डीप अर्थक्वेक जोन। देन शैलो अर्थक्वेक जोन, ये देखो छोटे छोटे ये हल्के डॉट्स में दिखाया गया, ये देखो शैलो अर्थक्वेक जोन्स, ये सब रिजेस का पार्ट है ना। देन ये वॉल्केनिक इरप्शन, ये छोटे छोटे डॉट्स देखो। एंड हॉट स्पॉट, जो बहुत भयानक, जहां पे वॉल्केनिक इरप्शंस होगा, दे आर दी हॉट स्पॉट। अब ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रही है भाई, अरे यही से ही तो सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। ये जो बेड है ना, यही भाई, देख बात बताओ कि मेरा दिमाग खराब हुआ, मेरे पास इतनी ताकत है, मैंने ये दे लात मार दी अपने जमीन पे, अब जमीन हिल गई, जमीन दो टुकड़ों में बट गई। तो वहां पे आ जाएंगे ये फॉल्ट्स, ये डॉट्स, भाई नीचे छेद हो गया, तो जो जहां पे नीचे छेद होगा, जहां पे ज्यादा छेद होगा, वो नीचे तक उसको एक्सेस मिल गया ना। आप एक बात बताओ, कुआं देखा होगा, कुआं, मस्त आप जा रहे हो, ठीक है, आपको कुआं मिल गया, तो कुएं के नीचे पानी है, ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये है कुआं, ये है आपके, ये नीचे वॉल्केनिक, ये वेंट से कनेक्टेड है। और भाई जहां पे वॉल्केनो होगा वहां पे अर्थक्वेक्स ज्यादा आएंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि भाई यही, अभी टेक्टोनिक प्लेट्स आगे हम समझेंगे तब और आपको समझ में आएगा, क्योंकि भाई सी फ्लोर स्प्रेडिंग यहीं से हुई है, ये स्प्रेड यहां से हुआ है, ये मिड ओशियानिक रेंजेस है ना, ये ऐसे स्प्रेड यहां से हो रहा है, और यही बाद में जाके कोइंसाइड कर रही है, जो बेल्ट्स है कोइंसाइड कर, इसमें कुछ हॉट स्पॉट है जो बहुत खतरनाक है और कुछ ऐसे डॉटेड है। तो जो हिमालयन एल्पाइन हिमालयन बेल्ट है वो डीप सीटेड है, वहां पे अर्थक्वेक काफी ज्यादा, काफी नीचे से आते हैं। बाकी जो आपके जो मिड ओशियानिक रिजेस हैं उसमें वो शैलो बेल्ट्स हैं, राइट। चलो, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, वही बताया मैंने, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में हमको जानना है, ये एक और थ्योरी है, हैरी हीज ने इस थ्योरी को दिया था। इसमें कुछ चीजें बताई गई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये देख रहे हो ना, ये है आपका मिड एटलांटिक रिज। अब ये मिड एटलांटिक रिज जो है, ये देखो सी फ्लोर जो है ना, वो कर रहा है बेटा स्प्रेड। पहले पॉइंट्स देख लो आप। सबसे पहले ये बोला गया कि जो मिड ओशियानिक रिजेस हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, दे आर वेरी कॉमन एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लावा टू द सरफेस इन द एरिया। एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। भाई एक बात बताओ, ये है आपका मिड एटलांटिक रिज। अब मिड एटलांटिक रिज, ये रिज है, माउंटेन सिस्टम है, दे विल बी कनेक्टेड विद द लावा, इसके अंदर होंगे माउंटेन्स, वॉल्केनोज। तो जाहिर सी बात है यहां पे वॉल्केनो तो फटेगा ही, दे विल बी एक्टिव, ये एरिया तो एक्टिव होगा ही। जब वॉल्केनो अंदर फटेगा तो लावा बाहर आएगा ना भाई। ये वाला, ये मिड एटलांटिक रिज वाला एरिया है। अब यहां पे आपके है वॉल्केनो, तो जाहिर सी बात है ये मैग्मा नीचे से अंदर आएगा, तो ये वाला एरिया तो काफी ज्यादा एक्टिव होगा ही। यहां पे वॉल्केनो, ज्वालामुखी तो फटते ही रहेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, द रॉक, ये थ्योरी है पूरी की पूरी, द रॉक इक्वी डिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ मिड ओशियानिक रिज शो रिमार्केबल सिमिलरिटीज। सेम चीज है कि भाई एक बात बताओ कि ये इधर पे आप, यहां पे जो रॉक्स आपको मिलेगी ओशन के अंदर, यहां पे जो रॉक्स आपको मिलेगी ये बिल्कुल सिमिलर है, होगी ना, इधर फटके इधर गई इग्नियस रॉक, फटके इधर गई इग्नियस रॉक। तो भाई एक ही मां से दो बच्चे निकले हैं, ट्विंस है, वो भी जुड़वा है, तो सेम तो होंगे। तो केमिकल सिमिलरिटीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कब ये बने, सेम है ये। साथ ही साथ जो एज ऑफ रॉक्स है, जैसे जैसे क्रेस्ट से दूर जाते हो इंक्रीज होगी। देखो होता क्या है कि जैसे वॉल्केनो है,
वॉल्केनो जो है, वॉल्केनो फटता रहेगा तो नई नई रॉक्स बनाता रहेगा, तो यंग है ना वो, है ना, वो रॉक्स यंग है, नई नई रॉक्स बनाता रहेगा। तीसरा पॉइंट, ओशन क्रस्ट जो है, ओशियानिक रॉक्स जो है, दे आर वेरी मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। कॉन्टिनेंट की जो रॉक्स है वो समझिए 3200 मिलियन ईयर्स एगो की है, मतलब 32 करोड़ साल पहले की है जो कॉन्टिनेंट रॉक्स है। लेकिन जो ओशियानिक रॉक्स है वो काफी यंग है, वो 20 करोड़ साल पहले की है, ठीक है ना, सॉरी 200 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो ये 20 करोड़ साल है, और ये जो है, ये वाली जो रॉक्स हैं ये 300 करोड़ साल पहले की है। चौथा पॉइंट ये है कि जो सेडिमेंट्स हैं ओशन फ्लोर पे, दे आर वेरी थिन, होंगे ही ओशन फ्लोर पे, कैसे होंगे? आप एक बात बताओ कि जैसे मान लो कि आप कॉइन्स इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, आप कॉइन्स इकट्ठा कर रहे हो, 10 साल से कॉइन्स इकट्ठा कर रहे हो, तो आपके पास बहुत सारे कॉइन्स होंगे ना। अब अभी ध्यान से देखना, यहां पे साइंटिस्ट ने तीसरे पॉइंट में क्या बताया था, यह बताया था कि जो ओशियानिक फ्लोर है ना, वो यंग है काफी ज्यादा, यहां पे जो रॉक्स मिलेंगे वो यंग है, लेकिन कॉन्टिनेंटल फ्लोर्स की रॉक जो है वो काफी पुरानी है, ओल्ड है। तो यही आप समझो कि अगर ये कॉन्टिनेंटल फ्लोर है, ये वो इंसान है जिसको काफी ज्यादा, जो काफी समय से कॉइन्स इकट्ठा कर रहा है, और ये जो ओशन है ये यंग है, नया खून है, ये अभी इसने इकट्ठा करना शुरू किया है, तो इसके पास तो कॉइन्स कम होंगे ना। लेकिन ये जो पुराना इंसान है जो 10 साल से काम कर रहा है, इसके पास कॉइन्स ज्यादा होंगे। कहने का मतलब ये है कि सेडिमेंट्स कॉन्टिनेंट्स के पास ज्यादा होंगे क्योंकि ये पुरानी है, और जो यंग है, ये जो यंग रॉक्स है इनके पास कम होंगे, ओशियानिक फ्लोर्स में यंग रॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो डीप ट्रेंचेस हैं, दे आर डीप सीटेड अर्थक्वेक, यहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, और मिड ओशियानिक रेंचेस में हम देखते हैं दे आर शैलो डेप्थ अर्थक्वेक। अब ऐसा क्यों है? तो इन सबका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया वो दिया हैरी हीस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये हाइपोथेसिस रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हैरी हीस ने 1961 में दिया, और यही बताया कि भाई देखो ऐसा है ना कि कांस्टेंट इरप्शन हो रहा है, और ओशियानिक जो क्रेस्ट है, ओशियानिक रिजेस, दे एक्चुअली कॉजेज द रप्चर ऑफ द ओशियानिक क्रस्ट। न्यू लावा आता है, ओशियानिक क्रस्ट को नीचे घुसड़ देता है, नीचे भेज देता है, और ओशियानिक फ्लोर जो है इस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, फैलता जा रहा है। यंगर एज जो है ओशियानिक क्रस्ट की, जो स्प्रेडिंग है ओशन की, इट डज नॉट कॉज द श्रिंकिंग ऑफ द अदर। इन्होंने ये मेंटेन किया कि जो ओशन फ्लोर है, दैट एक्चुअली इट इज एक्चुअली पुशिंग ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन एट द क्रेस्ट। समझ नहीं आया सर? चलो हम समझाते हैं इसको, डायग्राम से समझाते हैं। डायग्राम है कि नहीं आगे? नहीं है, प्लेट टेक्टोनिक्स पे बात करेंगे। हैरी हीज यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं सिंपल, एक साइकिल चल रही है, ये जो फ्लोर स्प्रेड हो रहा है ये बस एक साइकिल है। अब ये जो इरप्शंस हो रहे हैं यहां पे, हाँ यहां पे मस्त ऐसे डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, ये है आपका सी फ्लोर। अब इसकी यहां से आपका आ रहा है मैग्मा, ये रिजेस है, अब ये फटा, ये जब फटेगा तो ये आपका जो ओशियानिक क्रस्ट है ये शिफ्ट होगा, समझ रहे हो कि नहीं? अब जब ये भी ओशियानिक क्रस्ट है, इधर पे भी ये भी शिफ्ट होगा। अब भाई ये शिफ्ट हो रहा है तो इधर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होगा ना, कॉन्टिनेंट्स पे भी असर आएगा, है कि नहीं? आपका सी फ्लोर जो है वो ऐसे फैल रहा है, ये इरप्शन की वजह से, इरप्शन की वजह से सी फ्लोर जो है ना भाई, यहां पे ये जब मैग्मा बाहर आ रहा है, फट रहा है, तो ये दूर जाएगा ना, ठीक है। तो यही जो ओशियानिक रिजेस हैं, ये जो कांस्टेंट इरप्शंस हैं, दैट एक्चुअली कॉजेस रप्चर्स ऑफ द ओशियानिक क्रस्ट। अब ये जो यहां पे ये ओशियानिक फ्लोर है, ये है आपका ओशियानिक फ्लोर, ये क्या होगा, यही जो ओशियानिक फ्लोर है इट विल सिंक इनटू द मैंटल, समझे आप? ये जो ओशियानिक फ्लोर है इट विल सिंक इनटू द मैंटल, और ये घुल जाएगा मैंटल, मैंटल में भी कोर मैग्मा है ना, ये जो ओशियानिक फ्लोर है ये आपके मैंटल, ये मैग्मा में घुल जाएगा, खत्म हो जाएगा ये, और यही मैंटल फिर वापस घुल के दोबारा इसमें आएगा। नहीं समझे? मैं फिर से बताता हूं, साइकिल चल रही है, ये है आपके रिज, ये फटा, उसके बाद ये जो क्रस्ट है ये हटा, और उसके बाद ये जो ओशियानिक फ्लोर है ये इसमें होगा सबमर्ज, और यही ओशियानिक फ्लोर जो सबमर्ज होगा ना, यही जाएगा मैंटल में, और यही मैंटल में जाके घुल जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यही उसके बाद फिर से फट के बाहर आएगा, और ये साइकिल जो है वो चलती रहेगी। इसीलिए नई रॉक्स हमको देखने को मिलती है,
कॉन्टिनेंट्स में तो वही पुरानी रॉक्स है, क्योंकि कॉन्टिनेंट तो दूर चला गया ना, कॉन्टिनेंटल क्रेस्ट। लेकिन नई रॉक हमको क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि लगातार ओशियानिक क्रस्ट जो है वो सबमर्ज होके फट के बाहर आ रहा है और नई रॉक्स बना रहा है। समझे? तो यही बताया कि जो इट एक्चुअली गेट्स कंजम्पशन ऑफ द ओशियानिक क्रेस्ट, ओशियानिक क्रेस्ट जो है वो कंज्यूम हो जाता है, इसीलिए ओशियानिक क्रस्ट जो है वो हमको नई नई रॉक्स, उसमें जो रॉक्स हैं दे आर फेयरली यंग। तो ये थ्योरी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगी। अब हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की। 1967 मैकेंजी और पार्कर ने आइडियाज को कलेक्ट किया और एक आइडिया के साथ है, मतलब ये सारे आइडियाज को कलेक्ट किया नए आइडिया के साथ है जिसको बोला प्लेट टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक प्लेट आपने सुना होगा, जिसको लिथोस्फेरिक प्लेट बोला जाता है। अभी तक हमने देखा कि कहीं कुछ टूट रहा है, कहीं ओशन टूट रहा है, इसमें कुछ नहीं टूटा, इसमें सब एक प्लेट पे था, एक थाली पे था। टेक्टोनिक प्लेट एक बहुत बड़ी इररेगुलर शेप स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक है जिसमें कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों है, मतलब एक बहुत बड़ी लिथोस्फीयर है, बहुत मतलब सब कुछ इसमें ये इतनी बड़ी रॉक थी, इसी में ही आपको ओशन भी मिलेंगे, इसी में ही आपको कॉन्टिनेंट्स भी मिलेंगे। अभी तक हमने देखा कॉन्टिनेंट्स और ओशन अलग अलग थे, लेकिन इसमें बोला सब एक ही है। ये बहुत बड़ी सॉलिड रॉक में ही सब समाये हुए थे। अब प्लेट्स जो हैं दे एक्चुअली मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थेनोस्फीयर। भाई मेंटल का ये अपर पार्ट है एस्थेनोस्फीयर, और प्लेट जो है इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली घूमती है। अब लिथोस्फीयर में आपका क्रस्ट आता है और टॉप मेंटल आती है 5 से 100 किलोमीटर, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ये होती है आपकी टेक्टोनिक प्लेट। तो प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकती है, ओशियानिक प्लेट भी हो सकती है। अब जो जितना पोर्शन ऑक्यूपाई करेगा, जैसे अगर मान लो कि कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ी प्लेट है तो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो जाएगी, ओशन में बहुत बड़ी प्लेट है तो ओशियानिक प्लेट हो जाएगी। जैसे पैसिफिक प्लेट जो है वो ओशियानिक प्लेट है। अब यूरेशियन प्लेट को कॉन्टिनेंटल प्लेट, भाई जो जितना एरिया जिसको दिया जाएगा, अगर ओशन का एरिया ज्यादा तो ओशियानिक प्लेट, कॉन्टिनेंट का एरिया ज्यादा तो कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये चीज है। तो आप देख सकते हैं मेजर प्लेट्स एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक प्लेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, यूरेशिया एंड, ये मेजर प्लेट्स है। अभी माइनर प्लेट्स की भी बात करेंगे, यूरेशियन एडजेसेंट ओशियानिक प्लेट्स, ये आप देख सकते हो, है ना, ये इतनी सारी प्लेट्स हैं। ये आप अफ्रीकन प्लेट आप देख रहे हो, देन साउथ अमेरिकन प्लेट, देन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, देन यूरोशियन प्लेट, देन उसके बाद फिर इंडियन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, कहां है यार ये, हाँ, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सब। अब ये प्लेट्स जो है ये कन्वर्ज करती है, दूर भी जाती है और डाइवर्ज भी करती है, मतलब पास भी आती है, दूर भी जाती है। इन प्लेट्स का लगातार मूवमेंट होता रहता है, तभी आप देख रहे हो ना ये रप्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं की ही वजह से, इन्हीं डाइवर्जेंट प्लेट्स और कन्वर्जेंट प्लेट की वजह से फॉल्ट्स डेवलप हो जाते हैं। भाई पास में आ रहा है, फिर दूर जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर दूर जा रहा है। तो कुछ प्लेट डाइवर्ज है जो दूर जाती है एक दूसरे से, कुछ पास आती है। अब ये माइनर प्लेट्स आप कॉकॉस प्लेट आप देख सकते हो, नास्का प्लेट आप साउथ अमेरिका पैसिफिक में, अरेबियन प्लेट हो गया, फिर फिलीपीन प्लेट हो गया, कैरोलिन प्लेट हो गया, फुजी प्लेट हो गया। तो वही है कि ये प्लेट्स लगातार मूव कर रही हैं और ये मूव करती आई हैं। तो सिर्फ कॉन्टिनेंट मूव नहीं करते हैं जो वैगनर सोचते थे, कॉन्टिनेंट दे आर द पार्ट ऑफ द प्लेट, कॉन्टिनेंट्स प्लेट का पार्ट है और ये प्लेट्स भी मूव कर रही हैं। जियोलॉजिकल पास्ट में भी लगातार ये मूव करती रही और फ्यूचर में भी ये मूव करती रहेंगी। लेटर डिस्कवरी ने ये बताया कि जो कॉन्टिनेंटल मास है रेस्टिंग ऑन द प्लेट्स, दे हैव बीन वॉन्डरिंग ऑल थ्रू द जियोलॉजिकल पीरियड। अब पैंजिया जो था, पैंजिया रहा था, वो इसी का रिजल्ट था, कन्वर्जिंग और जो डिफरेंट कॉन्टिनेंटल मास है, दे वर बेसिकली द पार्ट ऑफ वन और द अदर प्लेट। पैंजिया वाज अ रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंटल मास। ये होता रहा है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। ये एक कॉन्टिनेंट है ना, वो कई बार आया है, ऐसा नहीं है, एक सुपर कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होता रहा है। और ये पैंजिया जो था ये कन्वर्जिंग, भाई सारे के सारे ये जो कॉन्टिनेंट्स थे कन्वर्ज हुए, पैंजिया वाज द रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जिंग प्लेट। ये चीज। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो पोजीशन है, वो जो नागपुर एरिया की रॉक्स है उसके एनालिसिस से हमको पता चलती है। ये आप देख सकते हो प्लेट्स।
4 टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री होती है। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मतलब जो दूर जा रही है। जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है नई क्रस्ट क्रिएट होती, दूर जाएंगी तो नई क्रस्ट ही तो क्रिएट होगी। अब ये स्प्रेडिंग साइट्स है, ये स्प्रेड होती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिड अटलांटिक रेंज, भाई स्प्रेड होंगी तो यहां पे आपको वॉल्केनोज, माउंटेन्स भी मिलेंगे, है कि नहीं। अमेरिकन प्लेट इज ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट, ये देख सकते हो आप। अब ये देखो कन्वर्जेंट, ये ब्लू में देखो आप, ब्लू में ये आपको कन्वर्जेंट, ये पास आती हुई प्लेट्स आपको दिखेंगी। और डाइवर्जेंट प्लेट ये दूर, ये देखो लाइट ब्लू में दूर आती हुई प्लेट्स आपको दिखेंगी। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जब क्रस्ट जो है दैट इज डिस्ट्रॉयड, जहां पे सबडक्शन होता है, भाई कन्वर्ज होगा ना तो एक क्रस्ट दूसरे में सबडक्ट होगी ना, नीचे चली जाएगी। भाई डाइवर्ज तो चलिए दूर जा रही है, लेकिन जब दो प्लेट्स एक दूसरे में आएंगी तो एक प्लेट नीचे चली जाएगी इसके और एक प्लेट बाहर आती रहेगी। इसको कहते हैं सबडक्शन जोन, जहां पे सिंकिंग ऑफ प्लेट अकर्स होती है। 3 तरीके की होती है, ओशियानिक और कॉन्टिनेंट। जैसे बताया ना, अभी बताया था कि ओशियानिक क्रस्ट जो है ये बिल्कुल सबडक्ट हो गई, 2 ओशन प्लेट्स भी सबडक्ट हो जाती है और 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी सबडक्ट होती हैं। तो या तो ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट सबडक्ट करेगी, पता चला कि ओशियानिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर चली गई, नहीं तो 2 ओशियानिक प्लेट ओशन अंदर चले गए, नहीं तो 2 कॉन्टिनेंट अंदर चले जा सकते। लेकिन ये सिर्फ कन्वर्जेंट प्लेट्स में होता है, डाइवर्जेंट प्लेट्स में नहीं होता है। समझे आप? तो अब आप समझ रहे होंगे ये जो वॉल्केनी जो डाइवर्जेंट होता है, जो मिड ओशियानिक रीजन है वो डाइवर्जेंट है, वो प्लेट्स दूर गई। Then there is transformed boundaries, जब क्रस्ट नाइदर प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉयड, जैसे ही प्लेट्स स्लाइड करती हैं तो ना ही क्रस्ट खत्म होती है ना ही दे आर प्रोड्यूस्ड। ये जो ट्रांसफॉर्म्स फॉल्ट्स होते हैं ये प्लेन्स ऑफ सेपरेशन होते हैं परपेंडिकुलर टू द मिड ओशियानिक रेंजेस, एकदम 90 डिग्री। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स जो होते हैं इसमें इरप्शंस होगा ही नहीं, कोई क्रस्ट में इरप्शन नहीं होगा, तो इसीलिए यहां पे ना ही क्रस्ट प्रोड्यूस होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, प्लेट मूवमेंट का भी रेट होता है। भाई देखो रेट्स, जैसे आर्कटिक रिज है वो अभी समझिए कि 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से कम में मूव कर रहा है। ईस्ट पैसिफिक राइज है, साउथ पैसिफिक जो है वो 3,500 किलोमीटर, जो वेस्ट ऑफ चिली है उसका फास्टेस्ट रेट वो हर साल 15 सेंटीमीटर तक मूव करता है। तो ये आपके रेट्स होते हैं। अब वेगनर ने जब अपनी थ्योरी प्रपोज की थी तब सारे साइंटिस्ट यही मानते थे कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है वो मतलब अर्थ जो है वो उसके अंदर कुछ नहीं है, मूव नहीं करता है। अर्थ सॉलिड है, मोशनलेस बॉडी है, अर्थ के अंदर कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन भाई अब पता है कि अंदर प्लेट्स मूव कर रही हैं, दैट इज डायनेमिक। और प्लेट्स जो हैं ये मूव कर रही है, बहुत टाइम से मूव कर रही हैं। मोबाइल रॉक जो है बीनीथ द रिजिड प्लेट्स दे आर ऑल्सो मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर, ये हम देख चुके हैं। तो अब यही हीटेड मटेरियल जो है ये सरफेस पे आता है, फैल जाता है। भाई लावा से हीटेड मटेरियल आया, रॉक्स फैल गई है और ये इग्नियस रॉक्स बनी, ठंडी हुई तो इग्नियस रॉक्स बनी। अब ये दोबारा मेटामॉर्फिज्म के थ्रू दोबारा ये दे विल गो इनटू डीपर डेप्थ्स। एक बार ये रॉक्स ऊपर आएंगी फिर दोबारा ये नीचे जाएंगी, इसी को रॉक साइकिल कहते हैं। ये साइकिल जो है वो रिपीट होती रहेगी, जिसको कन्वेक्शनल सेल या कन्वेक्शनल फ्लो बोलते हैं। अब धरती के अंदर हीट आ कहां से रही है? रेडियो एक्टिव डिके से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगातार डिके कर रहे हैं, रेडिएशन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और रेजिडुअल हीट। आर्थर होम्स ने ये कन्वेक्शनल करंट का पहले आइडिया दिया था, बाद में हैरी हीस की थिंकिंग को भी पूरी की पूरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इन्होंने इजाद कर दी। अब यही जो स्लो मूवमेंट होता है हॉट और सॉफ्टेंड मटेरियल का, इसी की ही वजह से प्लेट जो है वो मूव करती है। हीट की ही वजह से, हीट मूवमेंट की वजह से या तो प्लेट बाहर की तरफ जाएंगी या तो प्लेट अंदर की तरफ जाएंगी। ये आप देख सकते हो बेस्ट, ये मैंटल का कन्वेक्शन करंट है, लगातार फ्लो हो रहा है। अब ये देखिए आप कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये ओशियानिक प्लेट है, ये इसी की वजह से ये देखो सबडक्ट करती जा रही। यही जो मूवमेंट हो रहा है ना भाई, ये बेल्ट की तरह कन्वेयर बेल्ट है, देखो ये मूव करा रही है, प्लेट को लेके जा रही है और ये धीमे धीमे होता है, धीमे धीमे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसमें। तो इंडियन प्लेट का मूवमेंट उसमें क्या पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन आता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया से कट के अलग हो गया।
अब हमारा जो सबडक्शन जोन है वो हिमालय पे है ना। कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जो है वो हमारा हिमालय जो है ना वो और ऊपर होता जा रहा है, क्योंकि वो सबडक्शन जोन है। हमारी कन्वर्जेंट प्लेट है, प्लेटें अंदर की तरफ आ रही हैं। ईस्ट में जाएंगे तो हमको राकीनुमा माउंटेन ऑफ म्यांमार मिलेगी, वो टुवर्ड्स द आइलैंड जावा ट्रेंच जा रही है, तो वो उसमें सबडक्ट हो रही, जावा ट्रेंच इसमें सबडक्ट हो रही है। वेस्टर्न मार्जिन कीर्थार माउंटेन ऑफ पाकिस्तान मिलेगी। ये जो इंडिया और एंटार्क्टिका प्लेट, इट इज मार्क्ड बाय ओशियानिक रिज, ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्री है। देखो ये आप देखो, ये भारत है ना, ये यूरेशियन प्लेट है। अब भाई देखो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ये वाली जहां डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी वहां रिजेस फॉर्म होगी ना। तो क्या बता रहा है, ये जो बाउंड्री है भारत और एंटार्क्टिका प्लेट, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है भारत और एंटार्क्टिका। ये वाली, ये पूरा पहले का हिसाब किताब है, ये आपकी यूरोशियन प्लेट है, ठीक है। तो ये जो यूरोशियन प्लेट है और ये जो नीचे वाली एंटार्क्टिका, ये डाइवर्जेंट है, ये कट के बाहर जा रही है, प्लेट्स इसको पीछे ले जा रही है, समझ रहे हो। तो इसीलिए यहां पे आपको रिज देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद भारत जो है एक बहुत बड़ा आइलैंड था भारत। अब आप बोलेंगे सर भारत आइलैंड है, अरे यार देखो इसमें आप ये यहां मैप लगाए, हाँ ये देखो, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये तो हमेशा से रहा था ना। ये जब गोंडवाना लैंड हम देख रहे थे, जब ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट था, तो ये वाला लैंड तो हमेशा से ही रहा था, ठीक है। ये हिमालय बाद में बना ना, लेकिन ये तो हमेशा से ही रहा था। तो इसीलिए आज जो पेनिनसुलर इंडिया देख रहे हैं वो हमेशा से था, ठीक है। तो ये चीज है। तो भारत जो है वो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से लगा हुआ था, आइलैंड था ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से लगा हुआ था। अब टीथिस सी जो है वो सेपरेट होना शुरू हुआ एशियन कॉन्टिनेंट से। भारत ने अपनी जर्नी 225 मिलियन ईयर्स अगो लगभग जो है वो इसने शुरू की, मतलब 25 करोड़ साल पहले। तो 25 करोड़ साल पहले क्या हुआ कि भारत ने अपनी जर्नी शुरू की। भारत जैसे यहां पे मैं आपको बता सकता हूं कि नहीं, देखो ये जो भारत है, ठीक है, ये जो प्लेट्स है, इसके बगल में था टीथिस सी और ये ऊपर की प्लेट्स हैं, ठीक है। तो ये भारत जो है वो ऊपर की तरफ जाता जा रहा था, बीच में था टीथिस सी। तो साइड सी बात है, भारत इस प्लेट से टकराएगा, ये ऊपर वाली प्लेट से टकराएगा। भारत अपनी जर्नी जो है वो शुरू कर दिया है। अब नॉर्थवर्ड जर्नी शुरू करता है, तो लगभग 20 करोड़ साल पहले, 25 करोड़ साल पहले इसने अपनी जर्नी शुरू की। तो लगभग 20 करोड़ साल पहले, मतलब 200 मिलियन ईयर्स अगो, भारत की प्लेट जो है वो टकराई एशिया से, है ना, और मतलब टकराई प्लेट। और फिर हम ये देखते हैं कि जो टीथिस सी था, बीच में समुद्र था ना भाई, टीथिस सी था, गायब हो गया। कैसे गायब हो गया, पानी सारा बाहर आ गया ना। बात बताओ कि मैं जैसे ये दो बीच में पानी है, ठीक है, थोड़ा सा पानी है, दो चीजें टकरा रही तो पानी तो छलक के बाहर आ ही जाएगा, और जो बीच की जमीन है वो उठ जाएगी। जो बीच की जमीन उठेगी उसी को बोला गया है हिमालय, समझे आप। तो ये हिसाब किताब रहा है और अभी भी हिमालय मूव कर रहा है। ये आप देख सकते हो, ये भारत जो है ये गया 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 गया, ये वाला भारत जो है वो जाता रहा और ये प्लेट से टकराया। ये यूरेशियन प्लेट यहां पे बीच में था, टीथिस उससे टकराया, जिसकी वजह से पैंजिया भी ब्रोक हुआ। भारत ने अपनी जर्नी शुरू की। ये हिसाब किताब अर्ली इंडिया ये था, अर्ली इंडिया ये था। अब ये देखो ऊपर गया 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 गया, फिर यहां पे टकराया, हिमालय बने। तो वही है कि मूवमेंट जो है इंडियन यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही थी। और यहां पे बहुत बड़ा मेजर इवेंट हुआ, डेक्कन ट्रैप्स। अब देखो हुआ क्या ना कि ये हॉटस्पॉट, जब अभी हॉटस्पॉट बताया था ना आपको, हॉटस्पॉट क्या है, जहां पे जो लावा वॉल्केनिक इरप्शन तगड़े हैं। तो अब डेक्कन प्लेटू बना कैसे, भारत ना तो को वॉल्केनो, मैं कई बार बता चुका हूं डेक्कन प्लेटू, लेकिन डेक्कन प्लेटू तो वॉल्केनो से बना है ना, इग्नियस रॉक्स, आपको बेसॉल्ट रॉक्स वहां पे देखने को मिलती है। अब बेसॉल्ट रॉक बनती है इग्नियस रॉक से, तो मतलब तो वो कहां से आई, भारत में तो कभी आपको वॉल्केनो दिखेगा नहीं। जब इंडिया जा रहा था ना ऊपर की तरफ, तो वो हॉट स्पॉट से गुजरा। अब हॉट स्पॉट से गुजरेगा तो भयानक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जिसकी वजह से डेक्कन ट्रैप्स बने। ये लगभग 6 करोड़ साल पहले हुआ, समझे आप। तो ये चीज है। अब साइंटिस्ट का यही मानना है कि अभी ये हिमालय अभी भी उठता ही जा रहा है, एंड द प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो लंबा लेक्चर था, लंबा लेक्चर इसलिए था, थ्योरीज है, समझाना आराम से पड़ता है, वरना भूल जाएंगे आप, समझ में भी नहीं आएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।